नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू और आर की आय का अनुपात 5:8:6 है। हाँ, आगे कह रहा है और उनके खर्च का अनुपात जो है 3:4:2 है। हाँ, आगे हमसे कह रहा है यदि पी अपनी आय का 20% पैसा बचाता है तो पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या होगा? पी क्यू और आर की बचत का अनुपात क्या होगा? हाँ हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति है, एक पी है एक क्यू है। दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, एक पी है एक क्यू है एक आर है। हाँ हाँ। दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति है इनकी आय का अनुपात दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, एक पी है एक क्यू है एक आर है। दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनकी आय का जो अनुपात है 5:8:6 है। हाँ, 5:8:6 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पी की आय वास्तव में 5 यूनिट है तो ए की आय जो है 8 यूनिट है और आर की आय जो है 6 यूनिट है। हाँ, तो दोस्तों ये जो 5:8:6 आया है, दोस्तों ये जो 5:8:6 है आय की अनुपात, इनकी आय का अनुपात, इसका मतलब यही है कि यदि पी की आय वास्तव में 5 है तो क्यू की आय 8 होगी और आर की आय 6 होगी। दोस्तों ये जो आय का अनुपात 5:8:6 प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ होगा? देखिए, जब पी की आय को और क्यू की आय को और आर की आय को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब ये प्राप्त हुआ होगा। हाँ, अगर दोस्तों जिस नंबर से दोस्तों डिवाइड किया गया है, अगर उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो पी की आय थी, जो क्यू की आय थी, वो जो आर की आय थी, वो मिलेगी को होगा। हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों इनकी आय को क्रमशः एक्स से डिवाइड किया गया था। तीनों की आय को क्रमशः एक्स से डिवाइड किया गया था। अगर एक्स से डिवाइड करने पर ये आया तो एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो वास्तव में पी की आय मिल जाएगी। कहोगे हाँ, पी की आय मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो पी की आय हमारा 5x है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, केवल आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि पी की आय वास्तव में 5x है तो क्यू की आय वास्तव में 8x है और आर की आय 6x है। ठीक है, आपको दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ जिससे गुणा भाग में थोड़ा तेजी दिखाई जा सके। तो मान लीजिए, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी की आय 5x है, क्यू की आय जो है 8x है और आर की आय 6x है। ठीक है, दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति हैं पी क्यू और आर, इनकी खर्च का अनुपात 3:4:2 है। 3:4:2 है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि पी की आय जो है 3 यूनिट है, क्यू की आय तो होगी 4 यूनिट और आर की आय होगी 2 यूनिट। दोस्तों ये जो हमें आय का, दोस्तों ये जो इनके खर्चों का अनुपात 3:4:2 यहाँ पर दिया है, ये कब प्राप्त होगा? देखिए, जब तीनों के खर्चों को लिखकर उसके बाद किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब ये प्राप्त हुआ होगा। हाँ, तो जिस नंबर से डिवाइड किया गया है इन तीनों के खर्चों को, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो इनका खर्च था वो वास्तव में मिलेगा। तो देखा, मान लीजिए दोस्तों इनके खर्च को क्रमशः y से डिवाइड किया गया था। तीनों के खर्च को क्रमशः y से डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों के खर्च को क्रमशः y से डिवाइड किया गया है और y से डिवाइड करने पर ये आया है 3:4:2 प्राप्त हुआ है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं y से ही इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनके खर्च का अनुपात मिल जाएगा, इनका खर्च वास्तव में मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो पी की, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में ध्यान रखना है, इससे गुणा भाग में तेजी होगी। इस प्रकार देखा जाए तो पी की यदि खर्चा कुल मिलाकर 3y है तो क्यू का खर्चा 4y है और आर का खर्चा क्या है? 2y है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, पी का कुल खर्चा कितना होगा? पी का कुल खर्चा देखा जाए तो 3y है। पी का खर्चा कुल कितना होगा? 3y है। हाँ, पी की कुल आय कितनी होगा? 5x है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी के इस प्रकार देखा जाए तो पी के कुल खर्चे और कुल आय का जो अनुपात है, कुल खर्चे और कुल आय का जो अनुपात है वास्तव में 3y/5x है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पी के कुल खर्चे और कुल आय का जो अनुपात है 3y/5x है। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। इसके अनुसार देखो तो पी के कुल खर्चे और कुल आय का अनुपात 3y/5x है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि पी अपनी आय का 20% पैसा बचत करता है तो पी और क्यू की आर का बचत का अनुपात क्या होगा? हाँ, होगा। एक बात बताइए दोस्तों, अगर पी अपनी आय का 20% पैसा खर्च कर रहा है, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर दोस्तों पी जो है अपनी आय का 20% पैसा मतलब 1/5वां हिस्सा खर्च कर रहा है तो अच्छा बचा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों पी जो है अपनी आय का 1/5वां हिस्सा बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 4/5 हिस्सा खर्च कर रहा है, अपनी आय का 4/5
5 हिस्सा खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि पी की आय कुल मिलाकर 5 यूनिट है तो उसमें से वो 4 यूनिट खर्च कर रहा है। तो ये वास्तव में क्या है? होगा देखिए, ये वास्तव में पी के खर्चे और आय का अनुपात है। ये भी तो पी का खर्चे और आय का अनुपात है। हाँ, तो दोनों तो बराबर हो गए। हाँ, बराबर का साइन लगा दीजिए। अगर मैं यहाँ से दोस्तों काटा पीटी मचाता हूं तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? तो देखिए y अपॉन एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स की वैल्यू वास्तव में y अपॉन एक्स की वैल्यू वास्तव में 4/3 आई। 4/3 आई। हाँ, 4/3 आई। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या, अगर मैं तुलना करता हूं तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात होती है, पी की वास्तव में खर्च आय कितनी थी? 5x थी। हाँ, अगर तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो पी का जो आय था वास्तव में मिलेगा कब? हाँ, मैंने रख दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखा तो वास्तव में पी की आय 15 यूनिट थी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों क्योंकि आय वास्तव में 8x पी कहोगे। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो वास्तव में मुझे मिलेगी कहोगे। हाँ, तो मैंने उठा के रख दिया, तो 8 या 24। इस प्रकार देखा जाए तो क्योंकि वास्तव में आय जो थी वो 24 यूनिट थी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रसन्न तो बना हमें, कोई दिक्कत नहीं, प्रसन्न नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आर की जो आय थी वो वास्तव में 6x थी कहोगे। हाँ, अगर वास्तव में यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे क्यों आर की भी आय मिलेगी कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो आर की आय वास्तव में 18 यूनिट थी। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? तो पी का जो कुल खर्चा था कितना था कहोगे? 3y था। अगर वास्तव में निकालना है तो यहाँ पर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी कहोगे। हाँ, y की वैल्यू क्या कहोगे? 4 है, मैंने रख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो पी का जो कुल खर्चा था वो 12 यूनिट। इसी प्रकार क्यू का होगा देखिए 16 4 वाई है। हाँ, अगर मैं वहां पर रखता हूं तो आएगा 16। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो क्यू का कुल खर्चा 16 था। हाँ, 16 था। ठीक है, इसी 16 यूनिट था। इसी प्रकार आर का कुल खर्चा कितना हो गया? 2 यूनिट है। हाँ, 2 वाई है। अगर वास्तव में निकालना है तो वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, वाई की वैल्यू उठा के रख दिया 4। इस प्रकार देखा जाए तो आर का जो कुल खर्चा है, 8 वाई है। 8 है, क्या है? 8 यूनिट है। आप मेरे वैसे सहमत होंगे, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमसे पूछा था बचत का अनुपात क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, पी की जो आय है वो 15 यूनिट है कहोगे। हाँ, उसमें से दोस्तों पी की आय जो है 15 यूनिट है और उसका खर्चा कुल मिलाकर 12 यूनिट है। हाँ, मतलब 15 रुपए वो कमा रहा है और उसमें से 12 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? बचा रहा है वास्तव में 3 यूनिट। हाँ, 3 यूनिट बचा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है 24 रुपए कमा रहा है, उसमें से 16 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? बचा कितना? 24 रुपए कमा रहा है, 16 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 8 यूनिट बचा रहा है। हाँ, 8 यूनिट बचा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आर होगा देखिए, आर जो है 18 रुपए कमा रहा है, उसमें से 8 रुपए खर्च कर रहा है, तो 10 यूनिट बच रहा है। हाँ, इस प्रकार देखें तो पी का जो बचत है 3 यूनिट का है, क्यू का बचत 8 यूनिट है, आर का बचत क्या है? 10 यूनिट है। हमसे पूछा था कि बचत का अनुपात क्या होगा। मतलब अगर मैं इन तीनों के बचत को किसी एक नंबर से डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रोग क्या होगा? तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों के बचत को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो सबसे न्यूनतम रोग जो होगा ये होगा। मतलब पी क्यू और आर के बचत का जो अनुपात होगा 3:8:10 होगा। 3:8:10 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर एक्स लिखा ही क्यों। हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ऐसा ही क्यों कहा कि मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक्स लिख दिया होता तो फिर से मुझे वहां पर हटाकर अलग से करना पड़ता, तो जिससे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता। हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे। हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? देखिए इस क्वेश्चन में 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है कि पी क्यू और आर किसी प्रोजेक्ट को क्रमशः 20 30 और 50 दिन में कर सकते हैं। हाँ, कभी हाँ करते हैं। ठीक है, मतलब पी 20 दिन में करता है और क्यू 30 दिन में करता है और आर जो है उसी प्रोजेक्ट को उस वो 50 दिन में करता है। हाँ, हाँ। कह रहा है उनकी प्रतिदिन का कह रहा है कि पी जो है किसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में और क्यू जो है किसी प्रोजेक्ट को 30 दिन में और आर जो है किसी प्रोजेक्ट को 50 दिन में करता है। हाँ, हाँ। कह रहा है उनकी प्रतिदिन की आय का अनुपात, कह रहा है उनकी प्रतिदिन आय का अनुपात जो है 5:4:3 है। मतलब अगर पी की प्रतिदिन की आय जो है 5 यूनिट है तो क्यू की प्रतिदिन की आय 4 यूनिट है और आर की प्रतिदिन की आय वास्तव में 3 यूनिट है। हाँ, मतलब अगर पी एक दिन में 5 यूनिट कमाता है तो क्यू एक दिन में 4 और आर जो है एक दिन में 3 यूनिट कमाता है। हाँ, आगे कह रहा है यदि पी की कुल आय 1500 रुपए है तो बताइए क्यू की कुल आय कितनी होगी? क्यू की कुल आय कितनी होगी? हाँ, हाँ। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्यू की कुल आय कितनी होगी। दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक पी है, एक क्यू है, एक पी है, एक क्यू है
एक आर है। हाँ, हाँ। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पी जो है, दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर। दोस्तों पी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, क्यू जो है किसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में करता है, जबकि क्यू किसी प्रोजेक्ट को 30 दिन में करता है और जबकि आर जो है किसी प्रोजेक्ट को 50 दिन में पूरा करता है। दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति है, इन तीनों व्यक्तियों की प्रतिदिन का आय का जो अनुपात है 5:4:3 है। क्या है? 5:4:3 है। प्रतिदिन की आय का अनुपात जो है 5:4:3 है। मतलब यही है कि यदि पी कुल मिलाकर एक दिन में मतलब देखा जाए तो यदि पी की एक दिन की आय 5 यूनिट है, तो क्यू की एक दिन की आय वास्तव में 4 यूनिट है और आर की एक दिन की आय वास्तव में क्या है कहोगे? वास्तव में देखा जाए तो 3 यूनिट है। हाँ, तो आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा और दूर लिख लीजिए, ठीक है? जिससे मेरे पास जगह रहे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। यहाँ तक हमें सारी चीजें क्लियर है मेरे व्यक्ति। दोस्तों पी जो है एक दिन में 5 यूनिट कमाता है कहोगे? दोस्तों पी जो है, दोस्तों जो पी है वो 20 दिन में प्रोजेक्ट को पूरा करता है कहोगे? हाँ। एक बात बताइए, अगर पी एक दिन में 5 यूनिट कमा रहा है तो 20 दिन में कितना कमाया होगा कहोगे? 20 दिन में तो वास्तव में इतना कमाया होगा, इतना कमाया होगा। आप मेरी वजह से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है एक दिन में 4 यूनिट कमा रहा है कहोगे? हाँ, 4 यूनिट कमा रहा है क्योंकि आय जो है 4 यूनिट है। एक दिन की अगर दोस्तों क्यू जो है एक दिन में 4 यूनिट कमा रहा है तो 30 दिन में तो उसने 30 दिन में वो प्रोजेक्ट पूरा करता है कहोगे? हाँ, तो 30 दिन में कितना कमाया होगा कहोगे? 30 दिन में इतना कमाया होगा। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों आर जो है किसी प्रोजेक्ट को 50 दिन में पूरा करता है कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आर जो है, आर की प्रतिदिन की आय वास्तव में 3 यूनिट है, मतलब आर जो है एक दिन में 3 यूनिट कमाता है कहोगे? हाँ। तो 50 दिन में अगर पूरा करता है तो 50 दिन में कितना कमाया होगा कहोगे? 50 दिन में इतना कमाया होगा। ठीक है? इस प्रकार देखा जाए तो पी की जो आय है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी की जो आय है, हमसे पूछा था हमसे पूछा था क्यू की कुल आय बताइए। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी की कुल आय वास्तव में इतने रुपए है कहोगे? हाँ, क्यू की वास्तव में आय इतने रुपए है और आर की जो आय है वास्तव में इतने रुपए है। हाँ, मैंने कहा कि बताइए तीनों की आय का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, अगर आय का अनुपात निकालना है तो इन्हें किसी एक नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है? तो मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ जिससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र दिख रहा है कि 0 से 0 कैंसिल हो रहा है कहोगे? हाँ, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आया कहोगे? यहाँ पर 10 आया। यहाँ पर क्या आया कहोगे? यहाँ पर 12 आया। यहाँ पर क्या आया कहोगे? देखिए यहाँ पर वास्तव में 15 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों व्यक्तियों की आय का अनुपात ये है। हाँ, कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर पी की आय 10 यूनिट है तो क्यू की आय 12 यूनिट है, आर की आय 15 यूनिट। आप मेरी वजह से सहमत कहोगे? हाँ। तो पी की आय देखोगे तो इसके अनुसार तो 10 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 1500 रुपए है, मतलब 10 यूनिट बराबर है 1500 के। हाँ, कहोगे? 10 यूनिट बराबर है 1500 के। अगर दोस्तों 10 यूनिट बराबर है 1500 रुपया के बराबर है 10 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? देखिए 1 यूनिट वास्तव में 150 के बराबर हुआ। हाँ, तो 1 यूनिट वास्तव में 150 के बराबर होगा। हमसे क्या कह रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है बताइए क्यू की आय कुल कितनी है? तो क्यू की आय कितनी है कहोगे? 12 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 150 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 यूनिट कितने को होगा? देखिए 12 यूनिट वास्तव में 1800 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। क्या? 1800 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब देखा जाए तो क्यू की जो आय है वास्तव में 1800 रुपए है। क्या है? 1800 रुपए है। हाँ, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आसानी से आपने समझाने की कोशिश की, हमने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कार, बस और ट्रेन द्वारा 5:4:2 के अनुपात में तय करता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने उस निश्चित दूरी को कार द्वारा 5 किलोमीटर तो हमसे कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी को कार द्वारा, बस द्वारा और ट्रेन द्वारा 5:4:2 में तय किया गया है। मतलब कार से वास्तव में 5 यूनिट दूरी तय की गई है और बस से वास्तव में 4 यूनिट दूरी तय की गई है और ट्रेन से कुल मिलाकर 2 यूनिट दूरी तय की गई है। ठीक है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उनके किराए का अनुपात जो है 2:1:4 है प्रति किलोमीटर है। हाँ, कह रहा है उनके किराए का अनुपात जो है 2:1:4 रुपए प्रति किलोमीटर है। हाँ, मतलब अगर बस कार से यात्रा करता है तो उसके किराए की जो कीमत है 2 यूनिट
2 यूनिट प्रति किलोमीटर है। अगर बस से करता है तो 1 यूनिट प्रति किलोमीटर है और अगर ट्रेन से करता है तो 4 यूनिट प्रति किलोमीटर है। हाँ, किराया। ठीक है। कह रहा है तो ट्रेन द्वारा कह रहा है कि यदि कुल किराया 1100 रुपए लगता है तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना व्यय किया गया, मतलब कुल खर्चा कितना बैठा ट्रेन द्वारा यात्रा करने में। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों एक व्यक्ति था उसने दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों एक व्यक्ति था उसने किसी निश्चित दूरी को कार कार और बस और ट्रेन द्वारा तय करता है। दोस्तों एक व्यक्ति था जिसने कुछ दूरी को किसी निश्चित दूरी को कार, बस और ट्रेन द्वारा तय करता है। ठीक है। दोस्तों कार, बस और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी का जो दोस्तों एक व्यक्ति है जो किसी दूरी को कार, बस और ट्रेन द्वारा 5:4:2 के अनुपात में तय करता है। मतलब यदि कार द्वारा कुल मिलाकर 5 यूनिट दूरी तय की गई है तो बस द्वारा कुल मिलाकर 4 यूनिट दूरी तय की गई है और ट्रेन द्वारा कुल मिलाकर 2 यूनिट दूरी तय की गई है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि उनके किराए का अनुपात किसके, कार, बस और ट्रेन का। हाँ, कह रहा है उनके किराए का जो अनुपात है 2:1:4 रुपए प्रति किलोमीटर, 2:1:4 रुपए प्रति किलोमीटर है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि कार से यात्रा करता है तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर है। अगर बस से यात्रा करता है तो 1 रुपए प्रति किलोमीटर है। हाँ, मैं रुपए मान ले रहा हूँ, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ये अनुपातिक वैल्यू है, वास्तव में ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये अनुपातिक वैल्यू है। अगर ट्रेन से यात्रा करता है तो 4 यूनिट प्रति किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को करें, हमें कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, कार द्वारा वो 5 यूनिट दूरी तय किया कहोगे। हाँ, तो कार द्वारा अगर यात्रा करता है तो 2 यूनिट। दोस्तों कार का जो चार्ज है, दोस्तों कार का किराए का जो दोस्तों कार द्वारा यात्रा करता है तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे चार्ज देना पड़ेगा कहोगे। हाँ, चार्ज देना पड़ेगा कहोगे। हाँ, 2 यूनिट प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो कार द्वारा कुल मिलाकर 5 यूनिट दूरी तय की गई है कहोगे। हाँ, तो कुल कितना यूनिट चार्ज देना पड़ेगा कहोगे, 10 यूनिट चार्ज देना पड़ेगा। मतलब 10 यूनिट किराए का भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर बस से यात्रा करता है तो वो उसे 1 यूनिट प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा चार्ज कहोगे। हाँ, तो उसने तो बस से कुल मिलाकर 4 यूनिट दूरी तय की है कहोगे। हाँ, तो कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा कहोगे, कुल मिलाकर 4 यूनिट चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, बस से अगर यात्रा किया है 4 यूनिट तो उसे 4 यूनिट कुल मिलाकर चार्ज देना पड़ा होगा। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर ट्रेन से यात्रा करता है तो 4 यूनिट प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा कहोगे। हाँ, तो ट्रेन से कुल मिलाकर 2 यूनिट की दूरी तय की है तो कितना कितना चार्ज देना पड़ा होगा ट्रेन से कहोगे। देखिए, ट्रेन से यात्रा करने के लिए उसे कुल मिलाकर 8 यूनिट देना पड़ा होगा। हाँ, इस प्रकार कार द्वारा यात्रा किया है तो उसे कुल मिलाकर 10 यूनिट चार्ज देना पड़ा होगा। इसे मैं अनुपातिक वैल्यू लेकर छोटा भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर निर्भर करता है। बस द्वारा यात्रा जो किया उस पर कुल मिलाकर 4 यूनिट चार्ज देना पड़ा है और 8 यूनिट ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर दिया गया है चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार दोस्तों उनके किराए का अनुपात, दोस्तों कार द्वारा जो जितना यात्रा किया है उस पर कुल मिलाकर 10 यूनिट का किराया दिया है। बस द्वारा यात्रा करने पर उसे 4 यूनिट का किराया पे करना पड़ा और ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर 8 यूनिट का किराया देना पड़ा है। तो मैंने कहा इनके किराए का अनुपात क्या होगा, देखिए इनके किराए का अनुपात वास्तव में 5:2:4 होगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि कुल मिलाकर कार द्वारा 5 यूनिट का किराया दिया गया है, कार द्वारा यात्रा करने पर 5 यूनिट का किराया दिया गया है, तो बस द्वारा यात्रा करने पर 2 यूनिट का किराया दिया गया है और ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर 4 यूनिट का किराया दिया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने कुल मिलाकर यात्रा करने के लिए 11 यूनिट का किराया देना पड़ा है हमको। लेकिन दोस्तों 11 यूनिट का किराया नहीं देना पड़ा है, 1100 रुपए देना पड़ा है। मतलब 11 यूनिट बराबर है 1100। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने को होगा, देखिए 1 यूनिट वास्तव में 100 के बराबर है। 1 यूनिट वास्तव में 100 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। 1 यूनिट बराबर है 100 रुपये। हमसे क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि बताइए ट्रेन द्वारा कुल उसे कितना किराया भुगतान करना पड़ा। हाँ, ठीक है, तो ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर कुल कितना किराया देना पड़ता कहोगे, 4 यूनिट। अगर वास्तव में बताना तो 4 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा कहोगे। हाँ, तो 4 यूनिट का वैल्यू जो वास्तव में होगी 400। मतलब ट्रेन द्वारा जो यात्रा किया है उस पर कुल मिलाकर उसने 400 रुपए का भुगतान किया था। हाँ, मतलब कुल मिलाकर ट्रेन द्वारा यात्रा करने पर कुल मिलाकर 400 रुपए व्यय करना पड़ा। हाँ, ठीक है, या कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 जोड़ी नीले जुराब और कुछ जोड़ी सफेद जुराब का ऑर्डर दिया। हाँ, हाँ। कह रहा है नीले जुराब की कीमत जो है सफेद जुराब की कीमत से जुराब से तिगुनी है। हाँ, हाँ। कह रहा है बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से दोनों रंगों की संख्या परस्पर बदल दी। हाँ, हाँ। कह रहा है जिससे बिल की राशि 40% बढ़ गई। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब बिल की राशि 2/5 गुनी बढ़ गई। हाँ, मतलब बिल की राशि हो गई 7/5। यदि मतलब यदि पहले बिल कुल मिलाकर 5 यूनिट बनना चाहिए था, तो रंग बदलने की वजह से कुल बिल वास्तव में 7 यूनिट का बन गया है। हाँ, हाँ। कह रहा है शुरुआत में नीले और सफेद जुराबों की संख्या का अनुपात क्या था। हाँ, कह रहा है शुरुआत में नीले और सफेद जुराबों की संख्या का अनुपात क्या था। हाँ, हाँ। यही तो कह रहा है कभी। हाँ, तो एक व्यक्ति था उसने नीले जुराब और सफेद जुराब का ऑर्डर किया। तो एक व्यक्ति था उसने कुछ नीले जुराब और कुछ सफेद जुराब का ऑर्डर दिया। हाँ, तो व्यक्ति ने कुल मिलाकर 6 जोड़ी नीले जुराब का ऑर्डर दिया था कभी। हाँ, और मान लीजिए व्यक्ति ने कुल मिलाकर एक्स जोड़ी सफेद जुराब का ऑर्डर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों नीले जुराब की जो कीमत है, तो नीले नीले जुराब की जो कीमत है सफेद जुराब की कीमत से तिगुनी है। इसका मतलब यही है कि यदि सफेद जुराब की कीमत वास्तव में 1 रुपए प्रति जोड़ी है, तो जो नीले जुराब की जो कीमत है वो 3 रुपए प्रति जोड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, उसने 6 दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो यदि सफेद जुराब की कीमत 1 रुपए जोड़ी है, तो नीले जुराब की कीमत क्या है, 3 रुपए जोड़ी है। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर उसने 6 जोड़ी नीले जुराब का और एक्स जोड़ी सफेद जुराब का ऑर्डर दिया है, तो कोई बिल कितने रुपए का बैठेगा, बिल कितना रुपए का बैठेगा, तो देखिए नीले जुराब की जो कीमत है वो 3 रुपए प्रति जोड़ी है, तो 6 जोड़ी उसने ऑर्डर दिया है। तो हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो नीले जुराब के लिए बिल वास्तव में 18 रुपए बैठेगा। हाँ, 18 रुपए बैठेगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए उसने एक्स जोड़ी सफेद जुराब को ऑर्डर दिया। तो हाँ, तो देखिए सफेद जुराब जुराब की जो कीमत है 1 रुपए जोड़ी है। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स जोड़ी की कीमत जो होगी X रुपए होगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कहोगे देखिए, तो मैं देखिए नीले जुराब के लिए तो बिल बैठा है 18 रुपए और सफेद जुराब जुराब के लिए कुल मिलाकर X रुपए बैठा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल बैठेगा, तो मैं देखिए इस प्रकार देखा जाए तो जो जुराब उसने ऑर्डर किया है उसके लिए कुल मिलाकर इतने रुपए का बिल बैठेगा, इतने रुपए का बिल बैठेगा। हाँ, हाँ। आप मेरी वजह से सहमत हो? हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए जो ऑर्डर दिया है जुराब जुराब के लिए जो ऑर्डर दिया है कुल मिलाकर उसके लिए इतना रुपए बिल बैठेगा। ठीक है? लेकिन दोस्तों क्या करता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों दुकानदार जो है जब बिल बनाता है तो वो गलती से दोनों रंगों की संख्या को परस्पर बदल देता है। हाँ, मतलब 6 जोड़ी जो ब्लू रंग के जुराब देने थे उसे, वो देने थे, उसने 6 जोड़ी क्या दे दिए, सफेद रंग के जुराब दे दिए। हाँ, सफेद रंग के जुराब दे दिए। मैं ऐसे तीर बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों बनाया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों उसने वास्तव में एक्स जोड़ी व्हाइट कलर के जुराब का ऑर्डर दिया था, लेकिन वास्तव में गलती से उसने क्या कर दिया, एक्स जोड़ी ब्लू कलर के जुराब दे दिए। हाँ, रंगों को परस्पर बदल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों अगर दोस्तों अगर दोस्तों अगर दोस्तों दुकानदार ने 6 जोड़ी व्हाइट कलर के जुराब दे दिया, उसका उसका बिल व्हाइट कलर के जुराब का बिल कितना बैठा है वो देखिए, कुल मिलाकर क्या होगा देखिए, जो व्हाइट कलर के जुराब है उनकी कीमत 1 रुपए प्रति जोड़ी है। तो देखिए अगर दुकानदार ने कुल मिलाकर 6 जोड़ी व्हाइट कलर के जुराब दे दिया, तो कुल मिलाकर व्हाइट कलर के जुराब को का बिल कुल मिलाकर 6 यूनिट बैठा होगा। कितना बैठा होगा? 6 यूनिट बैठा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने तिरक निशान लगाया था। इसी प्रकार दोस्तों अगर दुकानदार ने कुल मिलाकर एक्स जोड़ी ब्लू कलर के जुराब दे दिए, तो उनका कुल कितना बिल बैठा होगा? देखिए ब्लू कलर का जो जुराब है उसकी कीमत 3 रुपए प्रति जोड़ी है। तो अगर एक्स जुराब दे दिया है तो इस प्रकार देखा जाए तो उसका बिल बैठाया है 3x। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो देखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दुकानदार ने कुल मिलाकर इतने रुपए का बिल बैठा दिया। हाँ, इतने रुपए का बिल बैठा दिया। आप मेरी बात से सहमत हैं? हम दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो बिल वास्तव में कितने रुपए बैठना चाहिए था? हाँ, बिल इतने रुपए बैठना चाहिए था। लेकिन लेकिन दोस्तों बिल देखा जाए तो इतने रुपए बैठना चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने गलती से जो रंगों का परिवर्तन किया उसकी वजह से बिल वास्तव में इतने रुपए बैठ गया। हाँ, इतने रुपए बैठ गया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है,
इतने रुपए बैठ गया। ठीक है, सारी चीजें की समझ में आ गई कि हाँ हमें सारी चीजें समझ में आ गई। तो एक बात बताइए दोस्तों, जो अब बिल बैठा है उसके और जो पहले बिल बैठना चाहिए था उसके उसके उन बिलों का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले बिल वास्तव में इतना बैठना चाहिए था, मैंने कहा हाँ, होगा। देखिए अब बिल वास्तव में इतना बैठ गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो न्यू बिल और पुराने बिल का अनुपात जो है ये है, न्यू बिल और पुराने बिल का अनुपात ये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये तो हमारे अनुसार देखा तो न्यू बिल और पुराने बिल का अनुपात ये होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि गलती होने की वजह से बिल की राशि 40% बढ़ जाती है। बिल की राशि 40% बढ़ जाती है, मतलब बिल की राशि में 2/5 की वृद्धि होती है। तो बिल की राशि हो कितनी जाती है? 7/5 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि बिल पहले वास्तव में 5 यूनिट बैठना चाहिए था, तो अब बिल बैठ रहा है 7 यूनिट। तो ये क्या है? ये वास्तव में न्यू बिल और पुराने बिल का अनुपात है। ये भी तो न्यू बिल पुराने बिल का अनुपात है। हाँ, तो दोनों तो बराबर होगी। हाँ, बराबर होगी, तो मैंने बराबर का साइन लगा लिया, ठीक है। अब दोस्तों 3 मल्टीप्लाई करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 3x से करूंगा तो 15x आएगा। 7 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 7x आएगा। एक और 15x है, एक और 7x है। दोनों को एक और ले जाएंगे तो आपस में घटेंगे, क्योंकि हाँ, तो आएगा 8x। 8x आएगा। यहां पर आपको प्लस माइनस से टेंशन नहीं लेना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि जुराब की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई 6 से किया तो 30 आया। 7 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 18 से, तो देखिए 18 से 126 होता है, मैंने कहा। तो देखिए 126 में से 126 में से अगर मैं 126 में से अगर मैं 26 घटाता तो आता 100, लेकिन 4 और घटाना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 30, 18 से 126, एक और 30 आ रहा है, एक और 126 आ रहा है। अगर दोनों को एक और ले जाता हूं तो आपस में घटेंगे, कहोगे हाँ। तो दोस्तों 126 में से अगर मैं 30 घटाता हूं तो क्या होगा? देखिए अगर 26 घटाते तो 100 आता है, लेकिन 4 और घटा रहे तो 96 आएगा। तो मतलब 8x बराबर 96, ठीक है। तो x बराबर कितने का होगा? देखिए x बराबर 8 का 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर आया 12। अब x बराबर आया 12। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। तो हमसे पूछा गया था, कहोगे हमसे कहा था कि शुरुआत में नीले और नीले और सफेद जुराबों की संख्या का अनुपात क्या था? दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 जोड़ी, उसने 6 जोड़ी ब्लू कलर के जुराब को ऑर्डर दिया था, और x की वैल्यू आई है 12। मतलब देखा जाए तो 12 जोड़ी वास्तव में व्हाइट कलर के जुराब को ऑर्डर दिया था। हमने तो इस प्रकार देखा है तो जुराबों की संख्या का जो अनुपात था वास्तव में 1:2 था। 1:2 था। अब 1:2 था। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, भली बात की हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दूध तो पानी का जो अनुपात है क्रमशः 9:5 और 4:3 है। 4:3 है। दोस्तों 2 बर्तन है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों 2 बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:5 और 4:3 है, ठीक है। कह रहा है यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:1 में मिलाया जाए, मतलब बराबर मात्रा में। 1:1 का मतलब होता है बराबर, मतलब जितनी मात्रा इसकी ली जा रही है अगर उसकी मात्रा उतनी मात्रा उसकी ली जाए, तो कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हाँ, मैं कह रहा है कि अगर बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो बताइए मिश्रण जो तैयार होगा उसमें दूध और पानी के अनुपात क्या होगा? हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 2 बर्तन था, उसमें दूध, दोस्तों 2 बर्तन थे, ठीक है। तो 2 बर्तन थे और पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात था, तो 2 बर्तन थे, उसमें से पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात था, मिल्क दूध और पानी का जो अनुपात था, दूध और पानी का जो अनुपात था 9:5 था। 9:5 था। क्या था? 9:5 था। मतलब देखा जाए तो पहले बर्तन में यदि 9 यूनिट दूध था तो 5 यूनिट वास्तव में पानी था। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण जो था वास्तव में 14 यूनिट का था, हो गया। हाँ। मिश्रण जो था 14 यूनिट का था। 14 9 5 14 14 यूनिट का था, हो गया। हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बर्तन था उसमें दूध और पानी का जो अनुपात था 4:3 था। क्या था? 4:3 था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि पहले बर्तन में कुल मिलाकर दूसरे बर्तन में कुल मिलाकर 4 यूनिट दूध है तो 3 यूनिट पानी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण वास्तव में 7 यूनिट का था। हाँ, पूरा ठीक है। तो पहले बर्तन में कुल मिलाकर 14 यूनिट
दोस्तों पहले बर्तन में देखा जाए तो कुल मिलाकर 14 यूनिट। दोस्तों पहले बर्तन का मिश्रण जो था 14 यूनिट का था और दूसरे बर्तन का जो मिश्रण था वास्तव में 7 यूनिट का था। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि दोनों मिश्रण को मिलाया जाए 1:1 में, मतलब बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोनों मिश्रण को अगर 1:1 में, मतलब बराबर मात्राओं में मिलाना है तो दोस्तों इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्यों होगा देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी मात्रा हम इसकी पहले मिश्रण की ले रहे हैं उतनी ही मात्रा हम इसकी इस मिश्रण की ले रहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। कहोगे हाँ, बराबर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कहोगे देखिए, अगर बराबर करना है तो इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आया 14। अब क्या करना होगा देखिए, 14 को अगर बराबर करना है तो एलसीएम को डिवाइड करिए, आया 1। तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा, अगर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 की मल्टीप्लाई से कोई फायदा नहीं होगा। आ जाइए इसके लिए, ठीक है। अब 7 से मुझे एलसीएम को डिवाइड करना है तो आया 2। 2 से मैंने अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 से करूंगा। कहोगे हाँ, यहाँ से भी 2 से करूंगा, यहाँ पर भी 2 से करूंगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि पहला मिश्रण जितने जितने यूनिट का है उतना ही यूनिट का दूसरा भी मिश्रण है। हो गया। तो अब दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं दोस्तों मैं दोनों मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाऊं, मतलब जितनी मात्रा इसकी है उतनी मात्रा लेकर इससे मिलाता हूं, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले मिश्रण में दूध वास्तव में 9 यूनिट था, मैंने कहा। तो मैं दूसरे मिश्रण में देखा जाए तो दूध वास्तव में 8 यूनिट था। तो अगर मिला रहे हैं बराबर मात्रा लेकर, जितनी मात्रा इसकी ले है उतनी मात्रा लेकर इसकी मिला रहे हैं, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कुल मिलाकर 17 यूनिट दूध होगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार कहूंगे देखिए, पहले जो मिश्रण था उसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट था और दूसरे मिश्रण में कुल मिलाकर 6 यूनिट पानी था। क्योंकि अगर दोनों को मिश्रण को बराबर मात्रा में लेकर मिला रहे हैं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कुल मिलाकर 11 यूनिट पानी। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो नया मिश्रण बना है उसमें कुल मिलाकर 17 अनुपाते, जो नया मिश्रण बना है उसमें देखा जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात होगा कुछ और नहीं, 17:11 होगा। क्या होगा, 17:11 होगा। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। को देखिए, हमसे कह रहा है 12 लीटर के 3 बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है क्रम से 3:1, 5:1, 2:1 है। मतलब पहला जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, और तीसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 है। कह रहा है इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। कह रहा है यदि इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यही तो कह रहा है। हाँ, यही हमसे कह रहा है, ठीक है। दोस्तों 3 बर्तन थे 12-12 लीटर के, दोस्तों 3 बर्तन थे 12-12 लीटर के, ठीक है। उसमें दोस्तों तीनों बर्तनों में देखा जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात था, दोस्तों पहले बर्तन में देखा जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात था, दोस्तों 3 बर्तन थे और इन तीनों बर्तन में दूध और पानी थे। दोस्तों पहले बर्तन में देखा जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात था 3:1 था। मतलब देखा जाए तो यदि 3 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट पानी था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से पहले बर्तन में कुल मिलाकर पहले बर्तन में देखा जाए तो दूध और पानी की कुल मात्रा वास्तव में 4 यूनिट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हमें, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दूसरे बर्तन में देखा जाए तो दूध और पानी का जो अनुपात था 5:1 था। हाँ, 5:1 था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर दूध की कुल मात्रा 5 यूनिट थी तो पानी की जो मात्रा कुल मिलाकर थी वो 1 यूनिट थी। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 6 यूनिट थी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात था 2:1 था। क्या था, 2:1 था। इसका मतलब यही है कि यदि तीसरे बर्तन में कुल मिलाकर दूध की मात्रा 2 यूनिट थी तो पानी की मात्रा कुल मिलाकर 1 यूनिट थी। इस प्रकार देखा जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी की जो कुल मात्रा थी वो वास्तव में 3 यूनिट। आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। दोस्तों तीनों बर्तन की जो क्षमता थी 12-12 लीटर की थी। उन तीनों को एक बड़े से मिश्रण, दोस्तों उन तीनों को एक बर्तन में डाला जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों की बराबर मात्रा लेकर ही तो नया मिश्रण तैयार किया जा रहा है। हाँ,
दोस्तों तीनों बर्तन में तीनों बर्तन की जो क्षमता थी 12-12 लीटर की थी। मतलब पहले भी बर्तन में 12 लीटर था, दूसरे भी बर्तन में दूध और पानी का जो मिश्रण था वो 12 लीटर का था, तीसरे बर्तन में भी था। उन्हें डाला गया तीसरे बर्तन में, उसे डाला गया एक नए बर्तन में खोया। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों बर्तनों को समान मात्रा में मिलाया गया है खोया। ठीक है, समान मात्रा में मिलाया गया है। दोस्तों एक बात बताइए, पहले बर्तन में देखो, अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो पहले बर्तन में कुल मिलाकर 4 यूनिट है दूध और पानी की मात्रा, दूसरे बर्तन में 6 है, तीसरे बर्तन में 3 यूनिट है। तो इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाया जा रहा है हाँ, तो बराबर मात्रा में मिलाया जा रहा है तो इन तीनों की मात्रा तो बराबर होनी चाहिए हाँ, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करना है तो बराबर करिए। अगर दोस्तों इन तीनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए तो बराबर करिए। देखिए बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, एलसीएम लीजिए, उसके बाद एलसीएम से आप इसे डिवाइड करिए। तो एलसीएम से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो आएगा 3 यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो बराबर मात्रा तो हो गई। अब दोस्तों अगर मैं इन्हें एक बड़े से बर्तन में डालता हूं दोस्तों, अगर मैं इन तीनों के मिश्रण को अगर तो पहले जो दूध और पानी का मिश्रण है, दूसरे में जो दूध और पानी का मिश्रण है और तीसरे में जो दूध और पानी का मिश्रण है, अगर मैं तीसरे उसे चौथे बर्तन में डालता हूं तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, हाँ तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पर हमने 3 से किया है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए अगर हम तीनों की बराबर मात्रा लेकर मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो मिश्रण तैयार होगा उसमें कुल मिलाकर दूध की मात्रा क्या होगी उसके लिए गणना करना पड़ेगा, और पानी की मात्रा जो क्या होगी उसके लिए भी गणना करना पड़ेगा। हम देखिए तीनों की हम बराबर मात्रा लेकर मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध कितना होगा, पानी क्या होगा, उसके लिए हमें गणना करना पड़ेगा। मैंने कहा गणना करके बताइए। कोई देखिए पहले पहले जो बर्तन था उसमें दूध की मात्रा 9 यूनिट थी, दूसरा जो बर्तन था उसमें 10 थी, तीसरा जो बर्तन था उसमें दूध की मात्रा कुल मिलाकर 8 यूनिट थी। तो इस प्रकार 9 8 को 9 8 17 होता है, 17 10 27 होता है। इस प्रकार देखा जाए कि कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 9 8 9 कहोगे देखिए 9 और तो वह 9 8 होता है 17 और 17 10 होता है 27। इस प्रकार देखा है तो जो नया मिश्रण तैयार होगा, जो नया मिश्रण हमारा तैयार होगा उसमें कुल मिलाकर दूध की मात्रा 27 यूनिट होगी, 27 यूनिट होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ। इसी प्रकार जो हमारा मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, तो वह देखिए जो हमारा पहला मिश्रण था उसमें कुल मिलाकर 3 यूनिट पानी था, उस दूसरा में 2 था, तीसरे में कुल मिलाकर 4 यूनिट पानी था। इस प्रकार जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें 3 2 5 5 4 9 यूनिट पानी होगा, 9 यूनिट पानी होगा। आप लोग तो इस प्रकार देखा जाए तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें कुल मिलाकर 27 यूनिट पानी होगा, दूध होगा और 9 यूनिट पानी होगा। तो इस प्रकार देखा जाए दूध और पानी का जो रेशियो होगा जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें 3 अनुपात 1 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 और 5:1 है। कह रहा है यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दो बर्तनों के मिश्रण को 5:2 में मिलाया जा रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो मिलाने पर जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो बर्तन थे, दो बर्तन थे, एक ए था एक बी था। तो दोनों बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है, दो बर्तन थे उसमें दूध और पानी था, दूध और पानी था। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात था वास्तव में 4:5 था। मतलब यदि पहले बर्तन में दूध की मात्रा 4 यूनिट थी तो पानी की मात्रा कुल मिलाकर 9 यूनिट थी। तो इस प्रकार देखा तो पहले बर्तन में दूध और पानी का जो मात्रा कुल थी वो 9 यूनिट थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को करें हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो बर्तन बी था उसमें दूध और पानी का जो अनुपात था 5:1 था। मतलब यदि दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा कुल मिलाकर 5 यूनिट थी तो दूध पानी की मात्रा कुल मिलाकर 1 यूनिट थी। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा 6 यूनिट थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों पहले बर्तन में दूध की मात्रा इतनी, पहले बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कुल मिलाकर इतने यूनिट है और दूसरे बर्तन में कुल मिलाकर दूध और पानी की मात्रा कुल मिलाकर 6 यूनिट है। ठीक है, आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि दोनों बर्तन को 5:2 में मिलाया जाए, दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि दोनों बर्तन को 5:2 में मिलाया जाए तो बताइए नया जो मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। हम यहाँ
दोस्तों अगर हमें दोनों मिश्रण को दोस्तों हमसे कर रहा है कि यदि दोनों मिश्रण को 5:2 में मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। मतलब अगर पहले मिश्रण से 5 यूनिट मात्रा और दूसरे मिश्रण से 2 यूनिट मात्रा लेकर मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। अगर दोस्तों दोनों मिश्रण को हमें 5:2 में मिलाना है तो सबसे पहले एक काम करिए, आप दोनों मिश्रण की मात्राओं को बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, ये आप एलसीएम लीजिए, उसके बाद एलसीएम से प्रक्रिया करिए तो यहाँ पर निकल कर आएगा 2, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, हो गया। तो बराबर कर लिया, हो गया। तो दोनों मिश्रण को हमें 5:2 में मिलाना है, मतलब पहले मिश्रण की 5 यूनिट मात्रा लेनी है, दूसरे मिश्रण की 2 यूनिट मात्रा लेनी है। अगर 5 यूनिट मात्रा लेनी है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसकी 2 यूनिट मात्रा लेनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से किया, तो 10 से मैंने यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। हाँ, यहाँ पर किससे किया है, यहाँ पर 2 से आपने किया है, यहाँ पर 6 से कुल मिलाकर मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी मुझे 6 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 से करना पड़ेगा। हाँ, अब दोस्तों अगर मैं दोनों मिश्रण को 5:2 में मिला रहा हूँ तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगा, इसके लिए हमें गणना करना है। मैंने कहा गणना करके बताइए। तो देखिए पहला जो मिश्रण था, पहला जो मिश्रण है, तो देखिए जो पहला मिश्रण है उसमें कुल मिलाकर 40 यूनिट दूध, 40 यूनिट हमारा दूध है। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए दूसरा हमारा मिश्रण है, तो वह देखिए दूसरा जो मिश्रण है उसमें कुल मिलाकर 30 यूनिट हमारा दूध है। इस प्रकार देखा जाए तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें कुल मिलाकर 70 यूनिट दूध होगा। हाँ, इसी प्रकार का होगा, देखिए जो हमारा मिश्रण है उसमें 50 लीटर पानी है और 6 लीटर वास्तव में दूसरे मिश्रण में 6 लीटर पानी है। तो इस प्रकार देखा जाए दूसरे जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें कुल मिलाकर 56 लीटर पानी होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है, दोनों मिश्रण को अगर 5:2 में मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें कुल मिलाकर 70:56 में दूध और पानी का रेशियो होगा। हाँ, दूध और पानी का रेशियो होगा, मतलब 14:25 70, 14 इस प्रकार देखा जाए दूध और पानी का जो रेशियो होगा 5:6 में होगा जो नया मिश्रण तैयार होगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या जाना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 किलोग्राम धातु में 2/3 भाग जस्ता है, मतलब जिंक है। हाँ, 2/3 भाग जस्ता है, मतलब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 यूनिट धातु का वजन 3 यूनिट है, तो उसमें से 2 यूनिट क्या है, जस्ता है, तो 1 यूनिट वास्तव में तांबा होगा। हाँ, कह रहा है इसे 4 किलोग्राम ऐसी धातु में मिलाया गया इसमें 2/5 भाग जस्ता है। हाँ, दोस्तों 4 किलोग्राम धातु में मिलाया जा रहा है जिसमें 2/5 भाग जस्ता है, मतलब यदि कुल मिलाकर दूसरे धातु की वजन 5 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट जस्ता है और 3 यूनिट वास्तव में तांबा है। कह रहा है कि नए मिश्रण में जस्ता और तांबे का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो धातुएं थी। तो पहले धातु में कुल मिलाकर 2/3 जस्ता था, 2/3 जस्ता था। दोस्तों 2 धातुएं थी जिसमें दोस्तों 2/3 धातुएं थी, और जो पहली दोस्तों 2 धातुएं थी जिसमें जिंक और कॉपर मौजूद था। तो पहले धातु में देखा जाए तो 2/3 क्या था, जस्ता था। यदि इसका मतलब ये है कि यदि पहले धातु की वजन कुल मिलाकर 3 यूनिट था तो उसमें से 2 यूनिट वास्तव में जस्ता था और 1 यूनिट वास्तव में कॉपर था। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 2 यूनिट जस्ता था और 1 यूनिट कॉपर था, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले धातु का वजन जो था वो 3 यूनिट था, अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार तो दूसरी जो धातु थी उसमें 2/5 भाग जस्ता था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो यदि कुल मिलाकर दूसरे धातु का वजन 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट क्या है तो वह 3 यूनिट 2 यूनिट वास्तव में जिंक है और 3 यूनिट वास्तव में जस्ता है। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो दूसरे धातु की जो वजन है 5 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, पहले धातु का वास्तव में वजन 5 यूनिट है, हो गया। दूसरे धातु का वजन वास्तव में 4 यूनिट है, हो गया। उन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, हो गया। तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 5:4 में मिलाया जा रहा है, हो गया। मतलब देखा है तो यदि पहले धातु से 5 यूनिट वजन लिया जा रहा है तो दूसरे धातु से 4 यूनिट वजन लिया जा रहा है, हो गया। ठीक है, अगर तो दोनों धातु को हम 5:4 में मिला रहे हैं तो दोस्तों अगर मुझे दोनों धातु को 5:4 में हमें मिलाना है
तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों जो है बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, आपको पता है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो मुझे 5:4 में मिलाना है, तो अब मुझे यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से करना पड़ेगा। अब तो एक बात बताइए दोस्तों, 5:4 में दोनों धातु को 5:4 में मिलाने पर जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें जिंक की मात्रा और कॉपर की मात्रा क्या होगा, उसके लिए गणना करना पड़ेगा। हाँ, होगा देखिए, पहला जो मिश्रण था उसमें कुल मिलाकर को देखिए, यहाँ पर हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 25 से करेंगे, मैंने कहा ठीक है। वही यहाँ पर हमने 12 से किया, तो यहाँ पर भी 12 से करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हम दोनों धातु को 5:4 में मिला रहे हैं, तो मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसमें जिंक और कॉपर की मात्रा क्या होगी, क्योंकि उसके लिए हमें गणना करना पड़ेगा। गणना करके बताइए, को देखिए, पहला जो धातु है उसमें कुल मिलाकर 50 यूनिट, 50 से क्या है, ये 312, ठीक है। तो भाई 50 यूनिट वास्तव में जिंक है, और दूसरे धातु में कुल मिलाकर 24 यूनिट जिंक है। अब 24 यूनिट जिंक है। इस प्रकार जो नया धातु बनेगा, जो नया 5:2 में 5:4 में मिलाने पर जो नया हमारा धातु बनेगा, उसमें कुल मिलाकर 64 यूनिट जिंक होगा, 64 यूनिट जिंक होगा, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए, पहला जो धातु है उसमें 25 यूनिट कॉपर है, और दूसरा धातु जो है उसमें 12 दूनी 12 या 36 यूनिट कॉपर है। इस प्रकार जो नया धातु, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों दोनों धातु को 5:4 में मिलाने पर जो नया धातु बनेगा, जो नया मिश्रण बनेगा धातु का, उसमें देखा जाए तो 71 यूनिट अच्छा 61 यूनिट वास्तव में क्या होगा, 61 यूनिट वास्तव में क्या होगा, कॉपर होगा, 61 यूनिट कॉपर होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद को बने, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। 25 से 25 गुना 50 और 12 दूनी 24, हम 50, अच्छा 74 आया, ठीक है। 50 में अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो आएगा 74, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। 50 20 70 74 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कोई देखिए, 12 दूनी 24, जब 12 तिया 36, तो वह देखिए 12 तिया 36, और 36 में हमें 25 जोड़ना है, मैंने कहा। तो वह देखिए 6 5 11 खासी लगे एक, मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए 61 आएगा, क्या आएगा, 61 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जो नया धातु हमारा बन रहा है, इस प्रकार दोस्तों जो हमारा नया धातु बनेगा, इस प्रकार दोस्तों दोनों धातु को 5:4 में मिलाने पर, इस प्रकार दोस्तों दोनों धातु को 5:4 में मिलाने पर जो हमारा नया धातु बनेगा, उसमें देखा जाए तो जस्ते और तांबे का जो अनुपात होगा, 74:61 होगा। क्या होगा, 74:61 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर गुणा भाग में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेथड सही है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी ग्रह पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। कह रहा है किसी ग्रह पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। कह रहा है उस उत्तरी गोलार्ध पर, कह रहा है इसके उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात जो है 2:3 है। कह रहा है हाँ कि ना, हाँ। कह रहा है कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, हाँ, ठीक है। दोस्तों एक ग्रह है, और वहां उस ग्रह पर देखा जाए तो भूमि, एक ग्रह है और उस ग्रह पर देखें तो भूमि और पानी का जो अनुपात है, भूमि और पानी का जो अनुपात है 1:3 है, 1:3 है, हाँ। तो एक ग्रह है और उस पर भूमि और पानी का जो अनुपात है 1:3 है। मतलब 1 यूनिट अगर हमारा भूमि है तो 3 यूनिट उस ग्रह पर पानी है, हम। तो इस प्रकार देखा जाए तो ग्रह का जो वजन है वास्तव में कुल मिलाकर 4 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ। दोस्तों यही अनुपात उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए, यही अनुपात मतलब भूमि और पानी का जो अनुपात है उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। मतलब अगर उत्तरी गोलार्ध पर भूमि की मात्रा कुल मिलाकर 2 यूनिट है तो पानी की मात्रा कुल मिलाकर 3 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध का कुल वजन जो है 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, आप आपकी बात से सहमत है। एक बात बताइए दोस्तों, थोड़ा मैं और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए इस ग्रह की बात चल रही है, ठीक है।
मान लीजिए दोस्तों इस ग्रह की बात चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए तो दोस्तों इस ग्रह की बात चल रही है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों फिलहाल इस ग्रह की बात चल रही है, हाँ पूरा इस ग्रह की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस ग्रह की बात चल रही है, दोस्तों एक बात बताइए, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, कहोगे उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। हाँ, दोस्तों ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, कहोगे उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, कहोगे हाँ। तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, कहोगे हाँ। निचला हिस्सा क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा हमारा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और निचला वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, कहोगे दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो रेखा है इसने पृथ्वी ग्रह को दो भागों में बांट दिया होगा, कहोगे हाँ, ग्रह को दो भागों में बांट दिया होगा। मतलब एक यूनिट अगर इसका पार्ट होगा तो उत्तरी गोलार्ध का अगर हिस्सा एक यूनिट होगा तो दक्षिणी गोलार्ध का भी एक ही यूनिट हिस्सा होगा। हाँ भैया। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, तो इस प्रकार देखा तो पूरी पृथ्वी वास्तव में अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो उत्तरी गोलार्ध अगर एक यूनिट है, अगर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की मात्रा एक यूनिट है तो पूरी पृथ्वी की मात्रा वास्तव में 2 यूनिट है। हाँ भैया। इस प्रकार से तो देखूं अगर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अगर मैं देखूं इस प्रकार, तो यदि उत्तरी गोलार्ध की मात्रा 1 यूनिट है दोस्तों, अगर ये लाइन हमारी ग्रह को 2 भागों में बांट दी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ तो यहाँ ठीक है, इस प्रकार से तो देखूं अगर उत्तरी गोलार्ध की मात्रा इस प्रकार से दोस्तों, अगर इस प्रकार से तो देखूं तो अगर उत्तरी गोलार्ध 1 यूनिट है तो दक्षिणी गोलार्ध भी 1 यूनिट है। तो यहाँ तो यहाँ से अगर मैं रिसर्च निकालता हूं तो पूरी पृथ्वी वास्तव में अगर 2 यूनिट है, पूरी इस प्रकार से तो देखूं अगर ग्रह जो है, ग्रह की मात्रा, ग्रह का वजन कुल मिलाकर 2 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध का वजन कुल मिलाकर 1 यूनिट है। हाँ, मतलब देखें तो ग्रह और उत्तरी गोलार्ध वास्तव में 2:1 के रेशियो में है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ग्रह दोस्तों दोस्तों ग्रह और उत्तरी गोलार्ध वास्तव में 2:1 के रेशियो में है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अलग दिख रहा नजारा, हो गया हाँ। तो अगर मुझे 2:1 के रेशियो में बनाना है तो मुझे सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको तरीका पता है, ठीक है। दोस्तों 2:1 बराबर तो मैंने कर लिया, कहोगे हाँ। 2:1 में बनाना है, मतलब 2 हिस्सा अगर इसका एक इसका रखना है और एक हिस्सा इसका रखना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 10 से मल्टीप्लाई किया हो तो 10 से यहाँ पर करना पड़ेगा, 10 से यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 4 से किया तो ये 4 से यहाँ पर करना पड़ेगा, 4 से यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैंने लगाया, कि यहाँ पर भी ऐसे लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखो अगर पूरे पृथ्वी, अगर तो पूरे ग्रह पे देखो तो 10 यूनिट हमारा भूमि है, तो और उत्तरी गोलार्ध पे देखो तो यही भूमि वास्तव में 8 यूनिट है। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, पूरे ग्रह पर देखा जाए तो 10 यूनिट हमारा लैंड है और उत्तरी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा जो है 8 यूनिट है, कहोगे हाँ 8 यूनिट है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर लैंड की मात्रा कितनी होगी, कहोगे दक्षिणी गोलार्ध में वास्तव में लैंड की मात्रा 2 यूनिट होगी। हाँ तो पूरे ग्रह पे देखो तो 30 यूनिट पानी है, कहोगे हाँ वो 30 यूनिट पानी है। हाँ 30 यूनिट पानी है। हाँ और दक्षिणी गोलार्ध पे उत्तरी गोलार्ध पे देखूं तो पानी की मात्रा कुल मिलाकर क्या है, कहोगे देखिए दक्षिणी गोलार्ध पे देखो देखा उत्तरी गोलार्ध पे देख रहे तो पानी की कुल मात्रा 12 यूनिट है। पूरे ग्रह पे देखो तो 30 यूनिट है। हाँ और जबकि उत्तरी गोलार्ध पे देखो तो 12 यूनिट पानी है, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा तो दक्षिणी गोलार्ध पर कुल मिलाकर दक्षिणी गोलार्ध पर कुल मिलाकर 18 यूनिट क्या है, पानी है। ये 18 यूनिट क्या है, पानी है। हाँ 18 यूनिट क्या है, पानी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी, को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। 10 में से 8 घटाएंगे 2 आया, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। इस प्रकार देखा जाए तो दक्षिण इस प्रकार तो देखा जाए इस प्रकार तो देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध पर इस प्रकार तो देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का जो रेशियो है, भूमि और पानी का जो रेशियो है 1:9 है, 1:9 है। हाँ 1:9 है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैं एक बार फिर से देख ले रहा हूँ, ठीक है। 1:3 दिया था, ठीक है, 2:3 दिया था,
मैंने यहाँ पर 4 निकाला, यहाँ पर इन दोनों का 5 निकाला, बराबर करने के लिए मैंने 5 से किया, यहाँ पर 4 से किया, ठीक है। 2:3 में है तो 2:1, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 1 से यहाँ पर, 5 दूनी 10 यहाँ पर किया, 10 से यहाँ पर किया, 4 से मैंने यहाँ पर किया, 4 से यहाँ पर किया, 10 में से 8 घटाया तो 2 आया, हाँ 10 में से 2 घटाया, 10 में से 2 घटाया, 8 घटाया तो 2 आया, 30 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ तो आया 18, हाँ 1:9 आया। क्या अन पाया? 1:9 आया। हाँ भैया, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें हो गई हैं, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 940 रुपए की एक राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार भी विभाजित किया गया कि क्यू को पी से 50 रुपए अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, कह रहा है क्यू का हिस्सा ज्ञात करिए। हाँ, तो 3 व्यक्ति है पी, क्यू और आर। दोस्तों 3 व्यक्ति है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। तो इन तीनों के बीच में 940 रुपए की राशि, धनराशि विभाजित की गई है। हाँ, तो इस प्रकार इन तीनों के बीच में विभाजित की गई जाती है। तो क्यू को पी से 50 रुपए अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर तो क्यू को पी से 50 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्यू को कितने मिलते हैं हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? कहोगे जब तक हमें ये नहीं पता हो कि पी को कितने मिले हैं तब तक हम नहीं बता सकते। तो मान लीजिए पी को वास्तव में x रुपए मिले हैं, तब बताइए क्यू को कितने मिले हैं? कहोगे देखिए क्यू को वास्तव में पी की अपेक्षा 50 रुपए अधिक मिल रहे हैं, मतलब x रुपए, x प्लस 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कह रहा है आर को क्यू से 30 रुपए अधिक मिले हैं। अगर तो आर को क्यू से 30 रुपए अधिक मिले हैं तो आर को कितने मिले? कहोगे x प्लस 80 रुपए मिले हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। तो इस प्रकार तो अगर तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इस प्रकार तीनों लोगों को कुल मिलाकर, तीनों व्यक्तियों को कुल मिलाकर 8 5 13 130 3x प्लस 130 रुपए मिले हैं। अब लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं 240 रुपए मिले हैं। अब नहीं 240 रुपए मिले हैं, मतलब ये बराबर है इसके। 130 इधर जाएगा तो 130 घटेगा, कहोगे हाँ 130 घटेगा। तो 3x बराबर आएगा 940 माइनस 130, हम 0 1 810। तो 3x बराबर क्या है? कहोगे 3x बराबर आया 810 के, 810 के आया, ठीक है। तो x बराबर कितने का क्या है? कहोगे देखिए x बराबर 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 270 के आया, हाँ 270 के आया। लेकिन हमसे x नहीं पूछा था, हमसे ये नहीं पूछा था कि बताइए p की वैल्यू क्या है, p का हिस्सा कितना है, हमसे ये नहीं पूछा था। हमसे कहा था कि बताइए क्यू का हिस्सा कितना है। दोस्तों क्यू का हिस्सा वास्तव में x प्लस 50 है, मतलब अगर वास्तव में निकालना है तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 50 से मुझे 270 में मुझे 50 जोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 7 5 12। हाँ, या तो इस प्रकार तो देखा जाए तो क्यू का जो हिस्सा है 320 रुपए है। क्या है? 320 रुपए है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी वे में आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों ये आपका रेशियो एंड अनुपात और समानुपात पूरी तरीके से मैंने, ठीक है। अब दोस्तों कल से हम अपना एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।